बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम ये बात करेंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के पास ऑप्शंस क्या हैं, और एक बड़ी शख्सियत के साथ 90 मिनट की यानी 1.5 घंटे की तवील मुलाकात। ये मुलाकात किसकी हुई, किस बड़ी शख्सियत के साथ हुई, और इस मुलाकात में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ख़ास तौर पे उन पर जो कातिलाना हमला हुआ, इससे मुतल्लिक़ कौन से ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं जिन्हें चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान जो है वो अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्रोग्राम में बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुल्क से सूदी निज़ाम के ख़ात्मे से मुतल्लिक़ एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। ये डेवलपमेंट क्या है, इस पर आप नाज़रीन के साथ तफ़सीलात शेयर करेंगे, और एंकर अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात से जुड़ी एक बड़ी ख़बर की तफ़सीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब, जिन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से हलफ़ उठाया था, लेकिन हलफ़ उठाने के बाद कल जो वो कमरा अदालत में बैठे और एक मुकदमे की समाअत के दौरान उनकी जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए, वो रिमार्क्स क्या थे, और जस्टिस अतहर मिनल्ला के उन रिमार्क्स पर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का क्या रद्दअमल था, ये इस खबर की जो डिटेल है वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जुलाई अगस्त में वफाकी शरई अदालत की जानिब से सऊदी निज़ाम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें दायर की गई थीं, उन दरख्वास्तों को एक्सेप्ट कर लिया गया था, और वफाकी हुकूमत को 5 साल का ग्रेस पीरियड देते हुए यह हुक्म दिया गया था कि 5 साल के अंदर मुल्क से सऊदी निज़ाम का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा कर दिया जाए। वफाकी शरई अदालत के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और 3 प्राइवेट बैंक्स ने, जिसमें एमसीबी बैंक है, जिसमें एचबीएल बैंक है, जिसमें यूनाइटेड बैंक है, इन चारों फ़रीक़ैन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू किया था और ये इस्तदा की थी कि जो सूद के ख़ात्मे का वफाकी शरई अदालत का फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। लेकिन इस अपीलों पर कोई सुप्रीम कोर्ट में डेवलपमेंट ना हो सके, इन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर भी नहीं किया गया। लेकिन चंद रोज़ पहले वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार जो हैं वो मौलाना फज़ल रहमान के घर गए, और वहाँ पे जाके वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने इस बात का ऐलान किया था कि सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के हवाले से जो वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत ने अदालत उज़्मा में अपीलें दायर की थीं, इन अपीलों को वापस ले लिया जाएगा। तो आज स्टेट बैंक की जानिब से पहली मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि शरई अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो स्टेट बैंक ने अदालत उज़्मा से रिजू किया था, उन अपीलों को वापस किया जाए, और अपीलों की वापसी के हवाले से जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त है उसे एक्सेप्ट करके जो अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हैं उन्हें वापस लेने की बुनियाद के ऊपर जो है वो खारिज करार दिया जाए। तो एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। दूसरा नाज़रीन, एंकर अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात से जुड़ी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, और वो ये है कि DGFIA मोहसिन हसन भट्ट साहब, उन्होंने एक अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है DGFIA ने कि अरशद शरीफ की केनिया में केनियन पुलिस की जानिब से टारगेट किलिंग की गई है। और अपने स्टेटमेंट में DGFIA का ये भी कहना था कि जिन 4 केनियन पुलिस के अफसरान ने अरशद शरीफ पर फायरिंग की थी, उनमें से सिर्फ 3 जब हमारी तहकीकाती टीम केनिया पहुंची है, नैरोबी पहुंची है, और उन्होंने अरशद शरीफ के मामले की तहकीक की है, इंक्वायरी की है, तो केनियन हुकाम की जानिब से अरशद शरीफ की गाड़ी पर फायरिंग करने वाले 4 पुलिस एहलकारों में से सिर्फ 3 पुलिस एहलकारों तक जो है हमें रसाई दी गई। उनके हमने बयानात रिकॉर्ड की हैं, उनसे हमने तहकीक की है, उनसे हमने इंक्वायरी की है, लेकिन उनके जो बयानात हैं उन 3 केनियन पुलिस एहलकारों के, अफसरान के, उसमें बहुत ज़्यादा तज़ादात पाए जाते हैं। उनके बयानात में कोई लॉजिक भी नज़र नहीं आती। और साथ में DGFIA का ये भी कहना था कि जो चौथा पुलिस एहलकार है केनियन पुलिस का, जिसने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उनका जो हाथ ज़ख्मी हुआ है, अरशद शरीफ की गाड़ी की तरफ से जो फायरिंग की गई उसके नतीजे में उसका हाथ ज़ख्मी हुआ है, उस पुलिस एहलकार तक जो है वो पाकिस्तान की इंक्वायरी टीम को, तहकीकाती टीम को रसाई नहीं दी गई। और मज़ीद DGFIA का ये भी कहना था कि केनिया की जो पुलिस है, केनिया की जो हुकूमत है, वो पाबंद है
कि सहाफ़ी के कत्ल की तहकीकात के हवाले से वो आलमी कवानीन के तहत जो है वो पूरा पाकिस्तान की तहकीकाती टीम के साथ और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ तावन करें। और मज़ीद उनका ये भी कहना था कि केनिया से तहकीकाती टीम अपनी इब्तदाई इंक्वायरी मुकम्मल करके वापस आ चुकी है और जल्द ये तहकीकाती टीम जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात तहकीक के लिए इंक्वायरी के लिए रवाना होगी। अगली जो खबर है वो CCP लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर साहब से मुतल्लिक है। उनकी जो मुअत्तली का नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत की जानिब से जारी किया गया था, उस नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने CCP लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर की उस रिट पटिशन को नाकाबिले समाअत करार दे के ख़ारिज कर दिया गया था। लेकिन अब की मरतबा CCP लाहौर ने लीगल कोर्स जो कि आइन और कानून के मुताबिक था उसको अडॉप्ट किया और फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल से रजू किया सस्पेंशन ऑर्डर के ख़िलाफ़, सस्पेंशन के नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़। और फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के 2 रुकनी पैनल ने ग़ुलाम महमूद डोगर की इस दरख्वास्त पे समाअत करते हुए जो मुअत्तली का एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का नोटिफिकेशन है उसको सस्पेंड कर दिया है और करार ये दिया गया है 2 सफ़ात के तहरीरी फैसले में कि CCP लाहौर की जो मुअत्तली है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बरक्स है। अगली जो खबर है वो नाज़रीन माफ़ी चाहता हूँ वो नाज़रीन चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब से मुतल्लिक। कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज का हलफ उठाया था और हलफ उठाने के बाद वो जो चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच था उस बेंच में उन्हें शामिल कर लिया गया, तो वो 3 से 4 रुकनी बेंच हो गया। तो जो 4 रुकनी बेंच था उसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल शामिल थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे, उनके साथ जस्टिस हसन नज़र रिजवी और जस्टिस अत्तर मिनल्ला को इस बेंच में शामिल किया गया। इस बेंच के सामने मुकदमा जो समाअत के लिए आया वो था वज़ीर आला सिंध के मुशीर इजाज़ जाकरानी की ज़मानत का मुकदमा। इस मुकदमे में इजाज़ जाकरानी की जानिब से मुनीर मलिक जो कि साबिक अटॉर्नी जनरल हैं वो पेश हुए और उनकी जानिब से एक तो दोनों जज साहबान को, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी को और जस्टिस अत्तर मिनल्ला को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की मुबारकबाद दी गई। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो ज़मानत का मुकदमा है इसमें वो मज़ीद यानी इजाफी दस्तावेज़ात जो है वो अदालत उस्मा में जमा करवाना चाहते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने सवाल पूछा नैब के वकील से कि इस मुकदमे में नैब का मौक़िफ़ क्या है। जो मुल्ज़म है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इजाज़ जाकरानी, उन्होंने ज़मानत कबल अज़ वक्त गिरफ़्तारी के लिए अदालत उज़्मा से रजू कर रखा है, तो नैब का मौक़िफ़ क्या है वो भी अदालत के सामने आना चाहिए। लेकिन जब ये रिमार्क चीफ जस्टिस ने दिए तो इसके साथ ही जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने जो एक सवाल पूछा, जो उन्होंने रिमार्क्स दिए, जिसमें उनका ये कहना था कि मैं भी इस केस में नैब के वकला से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने कहा कि नैब किस कानून के तहत इजाज़ जाकरानी को गिरफ़्तार करना चाहता है। जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने कहा कि नैब का जो कानून है उसके मुताबिक एक मरतबा मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ अगर रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर हो जाता है तो उसके बाद किस कानून के तहत चेयरमैन नैब जो है उस रेफरेंस में जो मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ़्तारी का जो नोटिस है या उसके गिरफ़्तारी के अहकाम जारी कर सकते हैं। तो ये जो रिमार्क्स थे बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया गया जस्टिस अत्तर मिनल्ला की जानिब से और इसे इंडोर्स किया गया चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की जानिब से। चीफ साहब का कहना था कि मेरे फाजिल दोस्त की जानिब से एक बड़ा वैलिड सवाल किया गया है कि जब एक मरतबा रेफरेंस दायर कर दिया गया तो उसके बाद नैब उस अक्यूज़ को क्यों गिरफ्तार करना चाहता है। इस सवाल पर नैब सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच को मुतमिन करें। और ये वैलिड सवाल नाज़रीन इसलिए है कि गिरफ़्तारी नैब ने इसलिए करनी होती है कि उस बंदे को गिरफ़्तार करके तहकीकात मुकम्मल की जाएँ, उससे सवाल जवाब पूछा जाए, जो भी उसके ख़िलाफ़ केस है उस पर उसका मौक़िफ़, उसका बयान रिकॉर्ड किया जाए। लेकिन जब आप रेफरेंस तैयार करके एहतसाब अदालत में दायर कर देते हैं, यानी आपकी तफ्तीश मुकम्मल हो गई है और आपने एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया है, तो उसके बाद जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब के इस सवाल से जैसे ज़ाहिर होता है तो फिर नैब उस अक्यूज़ को क्यों गिरफ़्तार करना चाहता है। अगर उसके बैरून मुल्क रवानगी का, बैरून मुल्क फ़रार होने का ख़दशा है तो उसका नाम ECL में डाला जा सकता है, उस अक्यूज़ का उसका जो पासपोर्ट है वो उससे लिया जा सकता है। लेकिन गिरफ़्तारी का सवाल ये बड़ा अहम जो है वो जस्टिस अत्तर मिनल्ला की जानिब से उठाया गया है। अगली जो खबर है कि बड़ी शख्सियत के साथ 1.5 घंटे की मुलाकात और इमरान खान के पास जो उन पे कातलाना हमला हुआ उससे मुतल्लिक लीगल ऑप्शंस क्या हैं। लेकिन आज इस खबर पर आने से पहले परवेज़ खटक साहब ने कल एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उनका ये कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की जो 26 साल जद्दोजहद है उसको ज़ाया होने नहीं दिया जाएगा।
और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मनसूबा बंदी के तहत इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाया गया। अब ये जो दूसरा जुमला है परवेज़ खटक साहब का, ये बड़ा बचकाना सा लगता है कि अगर कोई सियासी जमात मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ एक आइनी ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाहती है, अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहती है, तो वो ज़ाहिर सी बात है उसकी मनसूबा बंदी भी करेगी। वो देखेगी हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारे नंबर्स क्या हैं, हुकूमत की स्ट्रेंथ क्या है, उनके नंबर कितने हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि बग़ैर मनसूबा बंदी के किसी भी मुंतख़ब वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ इस आइनी ऑप्शन को, अदम एतमाद के इस आइनी ऑप्शन को इस्तेमाल किया जाए। आप नाज़रीन को याद होगा कि चंद दिन पहले भी परवेज़ खटक साहब का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उनका ये कहना था कि जो शख्स ये कहता है कि आर्मी चीफ का उम्मीदवार उसका उम्मीदवार है या किसी दूसरे का उम्मीदवार है, वो बेवकूफ़ है। लेकिन उसके बाद भी कल खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें खान साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने मफरूर भाई नवाज शरीफ के साथ मुशावरत करके आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं और शरीफ ख़ानदान को क्या पता मेरिट क्या होता है। तो ये सोली जो मतलब हकूक़ हैं, राइट्स हैं, वो खान साहब के पास है कि मेरिट के ऊपर तैनाती कैसे होनी है। जैसे उस्मान बुज़दार की गई, जैसे मरकज़ में वफाकी वज़रा को, पार्टी के लोगों को वज़ारतें दी गईं और फिर हर 3 माह के बाद, 6 माह के बाद उनकी वज़ारतों को तब्दील किया गया। तो ये जो राइट्स हैं अपना मेरिट पे, ये सिर्फ मेरिट पे लोगों को लगाने के, ये सिर्फ खान साहब के पास हैं। उस्मान बुज़दार को तैनात किया गया पंजाब में, मतलब पंजाब का वज़ीर आला बनाया गया, तो पंजाब में उनकी क्या प्रोग्रेस थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन बहरहाल कल जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई, उसमें मुलाकातों के बाद जो ख़बर सामने है उसमें यह फ़ैसला किया गया है कि सीनियरिटी की बुनियाद के ऊपर नए आर्मी चीफ़ का तकर्रुर किया जाएगा। लेकिन फिर ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट आया कि फ़िलहाल मुशावरत हुई है, लेकिन हतमी फ़ैसला इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से करेंगे और हतमी फ़ैसला तब होगा जब बाकायदा आइन और कानून के मुताबिक इस अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है उसका आगाज़ किया जाएगा। तो इस मुलाकात के बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ मुलाकात के बाद जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान वापस के लिए रवाना हुए, नवाज शरीफ ने उन्हें जो है वो अलविदा भी कहा, दरवाज़े पे आके उन्हें रुख़सत किया और ख़बरें चलना शुरू हो गई कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के तरफ रवाना हो गए हैं, पाकिस्तान की उनकी वापसी शुरू हो गई। लेकिन फिर रात गए ये ख़बरें सामने आईं कि शहबाज शरीफ साहब ने 2 दिन के लिए पाकिस्तान वापसी का जो उनका 2 दिन मतलब पाकिस्तान की वापसी जो है उन्होंने 2 दिन के लिए मौखर कर दी है। अब ये जो 2 दिन वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे थे, अब 2 दिन वहाँ पे मज़ीद स्टे करेंगे, इसका पता नहीं चल पाया कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान वापसी का जो इरादा था, जो प्लान था, उसको मौखर कर दिया। क्योंकि जो ख़बर सामने आई उसमें यह कहा गया कि तबीयत की ख़राबी की वजह से शहबाज शरीफ साहब ने मज़ीद 2 दिन जो है वो लंदन में क़याम करने का फ़ैसला किया है। लेकिन बज़ाहिर ये बात डाइजेस्ट नहीं होती कि वो वहाँ से पाकिस्तान वापसी के लिए रवाना होते हैं और रास्ते में उनकी तबीयत ख़राब होती है और वो 2 दिन अपना क़याम जो है वो लंदन में बढ़ा देते हैं। तो ये जो तबीयत की ख़राबी की बात की गई है, ये तो बात डाइजेस्ट नहीं होती, लेकिन वजह क्या है वो अभी तक जो है वो पता नहीं चल पाई। अब खान साहब के ऑप्शंस के पास ऑप्शंस क्या है? कल मेरी और एक और रिपोर्टर की एक बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात हुई, कानूनी और आइनी अमूर पर वो बड़े एक्सपर्ट हैं, इसी इमारत से जहाँ पे हम खड़े हैं उसी इमारत के साथ उनका ताल्लुक़ है। तो उन्होंने कहा कि ये जो एफ़आईआर के मामले के ऊपर बार बार बयानात दिए जाते हैं, तो इमरान खान साहब के पास कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं, वो क्यों उन ऑप्शन को जो है वो अवेल नहीं करते। एक तो ये कहा गया कि अगर एफ़आईआर का इंदराज हो गया है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दूसरी एफ़आईआर तो दर्ज हो नहीं सकती। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि इमरान खान साहब का अगर कोई स्टांस है, उनकी मर्ज़ी की एफ़आईआर दर्ज नहीं हुई, तो वो जाके जो तफ्तीशी है उसके सामने अपना बयान रिकॉर्ड करा के अपना वर्शन जो है वहाँ पे रिकॉर्ड करवा सकते हैं कि आपने जो एफ़आईआर दर्ज की है वो अपनी जगह पे, लेकिन मेरा इस वाक़ये के हवाले से, इस इंसिडेंट के हवाले से ये मौक़िफ़ है, इसे भी इस केस का जो है वो हिस्सा बनाया जाए, इस मेरे मौक़िफ़ को भी अपने इस एफ़आईआर में जो है वो शामिल किया जाए। दूसरा उन्होंने कहा कि ऑप्शन ये है खान साहब के लिए कि एक तो खान साहब जो बार बार एफ़आईआर की बात करते हैं कि मेरी मर्ज़ी की एफ़आईआर दर्ज नहीं हुई, तो क्या खान साहब ने अपने नाम से कोई एफ़आईआर तफ्तीशी को दी थी, मुतलका थाने को दी थी? तो हमने कहा कि नहीं, ऐसी तो कोई ख़बर सामने नहीं आई, बल्कि ज़ुबैर नियाज़ी ने दी थी जो खान साहब के ग़ालिबन भतीजे हैं, भांजे हैं, उनकी जानिब से उनके नाम से दरख्वास्त जो है वो एफ़आईआर की दी गई थी। फिर उस बड़ी शख्सियत ने हमें ये कहा कि दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है अगर खान साहब को तहकीकात के ऊपर एतराज़ है कि तहकीकात दुरुस्त नहीं हो रही, तो वो
मजिस्ट्रेट के सामने जाके इस्तगासा दायर कर सकते हैं कि तहकीकात दुरुस्त नहीं की जा रही। तो अगर खान साहब ये ऑप्शन अवेल करते हैं तो इस सूरत में जो FIR के बाद तहकीकात होगी वो अपनी जगह पे रुक जाएगी और फिर जो ट्रायल होगा बाकायदा नाकस तफ्तीशी के खिलाफ, वो मजिस्ट्रेट के सामने एक पूरा एक जामे ट्रायल वहाँ पे होगा और फिर वो मजिस्ट्रेट जो है इस सारे मामले को जो है वो डिसाइड करेगा। तो 90 घंटे की हमारी मुलाकात रही और भी बहुत सारे अमूर्स पे गुफ्तगू हुई, लेकिन ये चूँकि करंट जो सिनेरियो हो उससे एक कनेक्टेड मामला था तो इसकी तफसीलात भी मैंने मुनासिब समझा कि आपके साथ शेयर की जाएँ। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।